Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed about mainly two categories of communication barrier, that is semantic barriers and psychological barriers. Students, today we are going to start next category of barrier, that is organizational barriers. Organizational barriers क्या होता है कि बेटा कई बार किसी बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो अथॉरिटी रिलेशनशिप है या रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो हैं, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का रोल प्ले करते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? बैरियर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. स्टूडेंट्स, मेन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर एज. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर मेन कैटेगरीज या मेन टाइप्स कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, rules and regulations. Third, status difference. Fourth one, complexity of organization structure और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज. स्टूडेंट्स, these are mainly 5 types of organizational barriers, that is organizational policy, second organizational rules and regulations, status difference, complexity of organization structure and organizational facilities. First of all, we discussed about organizational policy. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ की जो पॉलिसी है वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को अलाउ नहीं करती, दैट मीन हम कहें कि वहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन है वो ओनली स्केलर चेन ऑर्डर के अंदर ही होगा. तो यहाँ पर क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का अभाव होता है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से बिजनेस का जो स्ट्रक्चर हम कहते हैं जो मॉड्यूल होता है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बेस होता है, जहाँ पर बिजनेस में जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, पावर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होती है. तो उस वजह से जो लोअर लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो अपनी बात, अपना पक्ष नहीं रख पाते. क्या बोलते हैं उसको हम? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. किसी भी संस्था के अंदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रमोट किया जाता है या फिर फॉर्मल के अंदर स्केलर चैन ऑर्डर के अंदर ही कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. सेकेंड वन इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन. किसी भी बिजनेस के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो भी कई बार कम्युनिकेशन के अंदर एक मेजर बैरियर क्रिएट करते हैं. कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो संस्था के अंदर रेड टाइप के, हम क्या बोलते हैं, लाल फीताशाही है, डिले इन डिसीजन वगैरह हैं या डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको प्रमोट करते हैं. जैसे हम कहते हैं बिजनेस के अंदर रूल ही है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है आप अपने से जस्ट सीनियर, आपके जो सब सुपीरियर है उसी से ही आप अपनी बात कह सकते हैं, उससे हायर अथॉरिटी से अपनी बात आप नहीं कह सकते. उस वजह से कई बार क्या होता है, हम अपनी बात उनको कहते हैं, वो उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, जिस वजह से कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी धीमा हो जाता है. और कई बार हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हमारे जो मत हैं, वो सुपीरियर्स अपने से हायर लेवल पर फॉरवर्ड नहीं करते. इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से stereotypism. So these are also a barrier in effective communication. Third one, status difference. कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर ऐसे मैनेजर्स, ऐसे एम्प्लॉय जो हायर लेवल के ऊपर जॉब कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, तो टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स हैं वो अपने नीचे जो मिडिल लेवल पे मैनेजर्स हैं उनको इन्फीरियर समझते हैं, मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स हैं वो
लोअर लेवल पे जो मैनेजर हैं उनको इन्फीरियर समझते हैं, तो वो अपने से जो लोअर लेवल के ऊपर मैनेजर है उनके तरफ उनको जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जा रही है उस पर बिलीव नहीं करते। और कई बार उनको ये भी लगता है कि हमसे जो लोअर लेवल पे जो मैनेजर है वो हमें सलाह देने वाला कौन होता है, हम उसकी सलाह को क्यों माने, उसकी डिग्निटी उसकी अथॉरिटी तो हमसे कम है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटस डिफरेंस। कई बार अपने से जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनसे सलाह, उनसे इन्फॉर्मेशन, उनसे फीडबैक लेना अपनी शान के अगेंस्ट मानते हैं हायर मैनेजमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटस डिफरेंस। ये भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुछ बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो प्रॉपर हर एक लेवल से फिल्टर होने के बाद ही अलग लेवल के ऊपर पास ऑन होती है। तो उस प्रकार से क्या है कि कई बार उस स्ट्रक्चर की वजह से हम अपने जो सबॉर्डिनेट्स वगैरह होते हैं कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उनको देने के प्रति एक हेजिटेशन फील करते हैं। हम कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो उनसे फीडबैक आती है। अब कोई भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अपने इमीडिएट सुपीरियर से उससे कोई प्रॉब्लम है, उससे रिगार्डिंग कोई शिकायत है, तो अब हमें वो जो इन्फॉर्मेशन पास करनी है उसी चैनल के थ्रू पास करनी है। उस वे में क्या होता है कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और इस वजह से अपना बात, अपना जो मत है वो हम सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है या ओपन कम्युनिकेशन है या इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, वो पॉसिबल तभी हो पाता है कि जब कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ लाइक सोशल गेट टुगेदर वगैरह है या फिर कंप्लेंट बॉक्स है, टास्क फोर्स है, वो एग्जिस्ट करे। ये अगर हम कंप्लेंट बॉक्स वगैरह है, सोशल गेट टुगेदर नहीं होती, इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पर नहीं होती तो एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सही प्रकार से अपना मत अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। So friends, these are major categories of organizational barriers. Next one is personal barriers. Sorry. Personal barriers. पर्सनल बैरियर्स को बेटा हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स, बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स, एंड सेकेंड वन इज बैरियर्स रिलेटेड टू subordinates. Barriers related to superior और related to subordinates. सबसे पहले आता है related to superiors। कई बार क्या होता है बिजनेस में जो सुपीरियर्स वगैरह होते हैं उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके पोटेंशियल के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस होता है, उनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते। इस वजह से वो उनकी जो भी एडवाइस हैं, ओपिनियन है, सजेशंस हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते। कई बार क्या होता है कि अपने से जो लोअर अथॉरिटी है उससे ओपिनियन, सजेशन लेना हायर मैनेजमेंट के द्वारा या अपर मैनेजर्स के द्वारा अपनी शान के खिलाफ में रहता है। वो उससे अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट मानते हैं, वो उसको कंसिडर करते हैं एज ए लॉस ऑफ देयर अथॉरिटी। तो उस वजह से अपने से सबॉर्डिनेट्स के वो आइडियाज़, ओपिनियन, सजेशंस नहीं लेते, उन्हें अपने से इन्फीरियर समझते हैं, उनके ऊपर उनको ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं होता और इस वजह से वो उनके द्वारा भी सजेशन दिए जाते हैं उनको वो इग्नोर करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स। सेकेंड वन इज़ बैरियर्स रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स। जब कंटिन्यूसली जो सुपीरियर मैनेजर, हायर मैनेजर होते हैं या सुपीरियर होते हैं उनके द्वारा सबॉर्डिनेट्स के आइडियाज़ को इग्नोर किया जाता है, तो उस वजह से धीरे धीरे क्या होता है, कई बार सबॉर्डिनेट होते हैं वो उन्हें लगता है कि हमारे आइडियाज़ की, हमारे सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, तो वो अपने आइडियाज़ देना बंद कर देते हैं। कई बार जो सुपीरियर्स होते हैं सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर्स के सामने हेजिटेशन फील करते हैं, उनके सामने अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में उनको एक झिझक होती है, कुछ डर महसूस होता है, जिस वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाते। या कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे सजेशंस के रिगार्डिंग या फ्रूटफुल सजेशंस के रिगार्डिंग
इंसेंटिव सिस्टम नहीं होता तो अच्छे सजेशंस देने के बावजूद भी उन्हें उसका कोई बेनिफिट, उनको कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं मिलता, जिस वजह से जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो बेटर आइडियाज़ के रिगार्डिंग, अच्छे आइडियाज़ के रिगार्डिंग उदासीन हो जाते हैं और वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उन्हें प्रेजेंट नहीं करते बिजनेस के अंदर। क्या बोलते हैं उनको हम? बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। इस वजह से धीरे धीरे उनमें एक अनविलिंगनेस आ जाती है और वो उनके पास आइडियाज़ या ओपिनियंस होते हैं, उनके होने के बावजूद भी उन पॉइंट ऑफ व्यू को वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं उनको हम? बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक बेटा हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन से बैरियर्स हमें फेस करने होते हैं, कौन कौन से हम फेस करते हैं अक्सर। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बैरियर्स होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स के हमने बैरियर्स पढ़े। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान ये जो बैरियर्स आते हैं, इन बैरियर्स को किस प्रकार से रिमूव किया जाए, किस प्रकार से इनको ओवरकम किया जाए, इसकी किस प्रकार से इनको ख़त्म किया जाए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज measures to overcome communication barrier. Measures to overcome communication barriers. कम्युनिकेशन के जो भी बैरियर्स होते हैं उन बैरियर्स को किस प्रकार से दूर किया जाए, उनको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। सबसे पहले आता है इसके अंदर क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। बेटा अक्सर एक सेइंग होती है, दैट इज थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचना। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे बातें बिना सोचे समझे कई बातें बोल जाते हैं, जिससे कई बार सामने वाले व्यक्ति, रिसीवर के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो बिना सोचे समझे हमें नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बात जो हम करने जा रहे हैं, जो हम कहने जा रहे हैं, तो उस कोई भी बात कहने से पहले हमें भली बातें सोचना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं और उस हमारे संदेश का, हमारे इन्फॉर्मेशन का क्या प्रभाव हो सकता है। बिना सोचे समझे हमें कुछ भी कहने से बचना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं? क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। कोई भी बात, कोई भी मैसेज पास करने से पहले उस मैसेज के रिगार्डिंग हमें अपना माइंड प्रॉपर सेट करना चाहिए। जब वो माइंड हमारा प्रॉपर सेट है, उसको एनालाइज करने का, इस जो हम मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद ही कोई भी मैसेज जो है वो हमें नरेट करना चाहिए। दैट इज क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू need of receiver. Communicate according to need of receiver. बेटा कई बार क्या होता है, हम मैसेज पास कर रहे हैं बट मैसेज का अगर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसका मैसेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो उस मैसेज का, उस कम्युनिकेशन के मैसेज का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। तो इसमें कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमने कोई लेक्चर इंग्लिश में दिया बट हमारे जो सामने स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, वो मैसेज वो समझ ही नहीं पाए हमने क्या समझाया, फिर उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी जिसके पास भी, जो भी हमारा रिसीवर है, जिसके पास भी हम कोई मैसेज करने जाते हैं, हम उनका लेवल चेक करें, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी नीड क्या है, वो पता करें और उसके बिहाफ पर ही हम कम्युनिकेशन यहाँ पर नरेट करें, अपना मैसेज पास आउट करें। उसमें क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। जो भी रिसीवर है उसे क्या आवश्यकता है, क्या वो चाहता है, किस प्रकार के संदेश के प्रति उसको जानकारी है, उसके प्रति उससे हम फीडबैक ले सके, उसमें क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। थर्ड वन, कंसल्ट अदर्स
before communicating. कम्युनिकेशन कई बार क्या होता है, कुछ मुद्दों पर हमारी नॉलेज, हमारा जो ज्ञान होता है वो सीमित होता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जहां हमारा ज्ञान, हमारे जो नॉलेज है वो सीमित होता है। तो जब ऐसे मुद्दों पर हम कोई मैसेज, कोई बात शेयर करना चाहें, कोई बात शेयर करें, उस समय हमें जो भी उस मैसेज के संदर्भ में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनसे उस मैसेज के कंटेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग राय शुमारी करनी चाहिए। उसके बाद जब हम उस मुद्दे पर स्पष्ट हो, उसके बाद ही हमें उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको हम, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, वर्ड्स और टोन। किसी भी मैसेज को कन्वे करते समय हमें अपनी भाषा का, सही शब्दों का और अपने लहजे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार गलत लहजे में कहीं कहीं सही बात भी नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो हम कोई मैसेज जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत करते समय, अपनी भाषा, किस तरह के हम शब्दों का चयन कर रहे हैं और हमारे बातों का, हमारे व्यवहार का, हमारी बोली का लहजा क्या है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके हिसाब से ही हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, communication for present as well as future। कोई भी मैसेज जो हम प्रेजेंट में कन्वे करने जा रहे हैं, उसका भविष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें भविष्य को दिमाग में रखते हुए, ध्यान रखते हुए कि आज जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आज जो हम संदेश दे रहे हैं, आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, भविष्य में उस मैसेज का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, बी अ गुड लिसनर। हर एक व्यक्ति को इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये ज़रूरी है कि हम सामने वाले व्यक्ति की बात को धैर्य से सुनें। कई बार क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति ने या जो सेंडर है उसने अपने मैसेज को पूरा नहीं किया, या उसके संदेश को हमें पूरा ध्यान से सुना नहीं, या पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं, उससे पहले ही हम अपनी उस बातों का जवाब देने लग जाते हैं, जो हो सकता है कि उसके संदेश के संदर्भ में वो अर्थ ग्रहण हो, वो गलत हो, हमारे जवाब फीडबैक गलत हो। तो एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। दैट मीन हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सेंडर अपनी बात क्या है, उसकी बातों को, उसके संदेश को हम ध्यानपूर्वक सही तरीके से सुन सके, सही तरीके से सुनेंगे तो सही तरीके से समझ पाएंगे और उसका फिर हम प्रॉपर फीडबैक दे पाएंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बी अ गुड लिसनर। तो नेक्स्ट, फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी मैसेज हमने डिलीवर किया, जो मैसेज पास आउट किया, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी संदेश हमने पास किया था वो रिसीवर के पास प्रॉपरली पहुंचा है, नहीं पहुंचा। रिसीवर तक पहुंचा तो उसने उस मैसेज को जिस अर्थ में उसको हम समझाना चाह रहे थे, उसने उसको सही अर्थ में ग्रहण किया, नहीं किया, उसको सही अर्थ में समझाया, नहीं समझाई। इससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, अलग अलग बैरियर जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह है, उनको हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर मेन मेजर्स टू रिमूव, टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। So students, now this chapter is complete. Even this unit, that is unit 7, directing, is complete now. In the next lecture, in the next video, we will discuss, we will start the next unit, that is controlling. Till then, goodbye.